चलिए दोस्तों, आ जाइए सभी लोग, जुड़िए जल्दी से। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर अपना प्रैक्टिस, जो कि आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वह सेट नंबर 121 होने वाला है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 2 का यहाँ पर हम लोग करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि होता है सेट वाइज। तो इसी दौर में हम लोग 121 नंबर सेट पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ है 8/9/2022 के थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न आया था उसी का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, खासकर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ALP मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बेनिफिशियल है, और RPF के लिए भी ये बेनिफिशियल है, NTPC के लिए भी है, लेकिन खासकर दोस्तों ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को दोस्तों जांचिए कि अभी आपका तैयारी किस लेवल तक है, क्या चीज़ बचा हुआ है, क्या अभी और आपको करना है, ठीक है भाई। तो चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप सभी लोग पढ़िए और आंसर दीजिए इसका। इसमें कहा गया कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 4 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार इससे बनाए जा सकने वाले घनाभों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की संख्या बताना है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, घन और घनाभ का आयतन यहाँ पर दोस्तों बराबर करना होगा, क्योंकि 3D फिगर में जो 3D फिगर होता है उसका आयतन हमेशा बराबर होता है, आयतन नहीं बदलता है। जब एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनाते हैं तो आयतन हमेशा उसका क्या होता है, बराबर होता है। तो घन का आयतन बराबर कर देंगे घनाभ के आयतन से। तो घन का आयतन क्या होता है, A का क्यूब। अगर साइड A मानते हैं तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, A का क्यूब। एक किसके बराबर हो जाएगा, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, LBH। लेकिन ये कितने छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं यही आपसे पूछा गया है। मान लेते हैं n घन बनाते हैं, तो n घनाभों का आयतन बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे समझिए, एक A का मान क्या है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 10 × 10 यहाँ पर हो जाएगा, 10 × 10, ठीक है। समझते रहिए आप लोग। लंबाई यहाँ पर कितना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर है, तो लंबाई दोस्तों यहाँ पर 4 है, चौड़ाई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। n घन बनाए गए हैं, n से गुना किया गया है। बात क्लियर है। चलिए आप इसको काटेंगे, 2 से 2 5 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे ये 5 बार में कट जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 125। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया, 125 आ गया। यानी छोटे छोटे कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर 125 छोटे छोटे घनाभ बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है। बस इतना आपको करना था। एक बार बता दीजिए क्या आप लोगों को सवाल समझ में आया है कि नहीं आया है, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए भाई और आंसर बताइए क्या होगा। PDF के लिए दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर PDF के लिए आप लोग क्या करिएगा, PDF के लिए आप लोग रोजगार विथ प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन होइए। PDF वहाँ पर आपको सारा का सारा मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए इस सवाल में कहा जा रहा है एक समूह A में 20 सदस्य हैं, समूह में B में 32 सदस्य हैं, समूह C में 28 सदस्य हैं। चलिए यहाँ पर समूह कितने हैं, तो यहाँ पर 3 समूह है, एक समूह A है, एक समूह B है और एक समूह C है, ठीक है। तीनों समूहों में अलग अलग सदस्य हैं। समूह A में 20 सदस्य हैं और B में 32 सदस्य हैं, C में 28 सदस्य हैं, ठीक है। आगे फिर कहा गया है यहाँ पर इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह
ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसत राशि क्रम से 120, 125 और 100 रुपये है। प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। बात को समझिए दोस्तों, यह औसत वाले प्रश्न है ना भाई, औसत का प्रश्न है। समूह ए के लिए, समूह में 20 सदस्य हैं और इसका जो औसत है कितना है यहाँ पर 120 है, यानी हर एक सदस्य का खर्च कितना है 120 है। समूह बी का औसत खर्च क्या है तो 125 है, औसत खर्च क्या है 125 है। समूह सी में यहाँ पर 100 है खर्च, औसत खर्च क्या है 100 है। चलिए आप यहाँ पर करना क्या है, आपको दो तरीका मैं बता रहा हूँ। या तो आप समूह ए में टोटल कितने खर्च हुए हैं तो 20 गुना 120 कर देंगे, टोटल खर्चा निकल जाएगा। उसी प्रकार समूह बी में 32 गुणे 125 कर देंगे, टोटल खर्चा निकल जाएगा। उसी प्रकार सी में 28 गुणे 100 कर देंगे, टोटल खर्चा यहाँ पर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों छोटा बनाते हैं इसको, छोटा कैसे बनाना है बात को समझेंगे। आप ये जो संख्या है समूहों का, इसका आप अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर काट देंगे किससे, 4 से। 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 सते 28 हो जाएगा। ठीक है, अब ये छोटा हो गया, 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। समूह ए में 20 सदस्य थे, हर एक सदस्य का खर्चा 120 रुपये था। हमने इसका जब अनुपात निकाला तो अनुपात क्या आया, 5 आया। सदस्यों का अनुपात क्या आया, 5, 8, 7 आ रहा है। तो समूह ए में कितने टोटल खर्चा हुए हैं तो 12 5 60 यानी 600। अब थोड़ा छोटा हो गया दोस्तों यहाँ पर, 25 और 8 कितना जाएगा, 12 5 60, 12 8 96 और 25 8 5 40 यानी 1000 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 1000 यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है। और प्लस 700 यहाँ पर खर्चा हुआ सी वाले समूह में, ये टोटल खर्चा हो गया। अब इसको बांटना है सभी लोगों में, क्योंकि पूछा है कि प्रत्येक सदस्य पर हुई खर्च कुल औसत बताना है। तो कितने सदस्य हैं, 8 7 15 5 20, टोटल यहाँ पर कितने हो जा रहे हैं। अनुपात को जोड़ लेना है, 8 5 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 7 6 13 और 1 23, तो यहाँ पर हो जाएगा 2300 बटे 20, काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 1 कम 2 और 2 5 10, यही होगा। तो 115 रुपये प्रत्येक सदस्य का औसत खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो 115 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे, आप लोग समझते रहिए दोस्तों, बहुत आराम से आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग चीज़ों को समझते रहें और नोट करते रहें। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, और इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा गया कि 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना थी। क्या था भाई, 7 गुना था। अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बात समझ पाए आप लोग, क्या करना है। ऐसे सवालों को दोस्तों ऑप्शन से ही अगर हल करेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा कि 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा उनकी आयु बताइए। मानते हैं अगर पुत्री की आयु 6 है, ए ऑप्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ए से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मानते हैं पुत्री की आयु अगर 5 है तो आदमी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आदमी का क्या होगा भाई, आदमी का क्या है 25 है। अब यहाँ पर बोला गया कि 1 वर्ष पहले, 1 साल पहले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 24। 1 वर्ष पहले पुत्री की आयु का ये 7 गुना होगा, 4 का 7 गुना 7 चौक 28 हो रहा है। क्या ये 28 आया, नहीं आया। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो इसका सही नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। और जब ए सही नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। ए सही नहीं है तो इसका मतलब अगला ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए पुत्री है यहाँ पर और आदमी है। मानते हैं 6 हो जाएगा यहाँ पर पुत्री की आयु, और ये हो जाएगा कितना 36। 1 साल पहले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 35। 1 साल पहले पुत्री की आयु का 7 गुना आदमी का आयु होगा, तो इसका 7 गुना करेंगे, 7 5 35 यहाँ पर फॉलो हो रहा है।
फॉलो हो गया, पहला कंडीशन फॉलो कर गया। अब बोला कि अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। अब जो है यानी वर्तमान में जो आयु है उसके वर्ग के बराबर है। तो देखिए भाई, अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये भी कंडीशन फॉलो कर गया। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही ऑप्शन बी नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्नों को आप प्रयास करिए ऑप्शन से जाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन से अगर हल करेंगे तो आसान रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, आप जैसे मन करे वैसे लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हमारा केवल उद्देश्य यही है आपको अच्छे मार्गदर्शन कराना और बेहतर से बेहतर जो कॉन्सेप्ट है वह आपको बताना। हमने आपको बताया दोस्तों, अब आप लोग अमल करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तब पर भी अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 24, 456 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल का एक होता है यहाँ पर तरीका, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। ठीक है, ये तरीका है, आप लोग इसको आप नोट कर लेंगे। एलसीएम कितना है? तो यहाँ पर 456 है। एचसीएफ कितना है? तो यहाँ पर 24 है। एक संख्या यहाँ पर 96 दिया गया है, दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब काट पीट के छोटा कर दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे या 12 से काटिए, 12 दूनी 24, नहीं तो 24 से काटेंगे। यहाँ पर 24 चौको 96, 4 बार में कर दिया गया। यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ पर दूसरी संख्या क्या आ जाएगा? 114, बी ऑप्शन। बात क्लियर है? दूसरी संख्या 114 आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगाइए इसको। देखिए समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब इनमें से कोई एक सही है, कैसे पता करना है? देखिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले सवाल यहाँ पर इस प्रकार से है, x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 14 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया गया है, तो इसके दो मूल होंगे। आपको करना क्या है, 14 का गुना कर देना है x स्क्वायर के गुणांक में। तो यहाँ पर कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 14 का गुना 1 में करेंगे तो 14 एकम 14। यहाँ पर -14 आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर -14 है। ठीक है, अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ देना है, दो भाग में ऐसे तोड़ देना है कि गुना कर दें तो -14 आए, गुना कर दें तो -14 आए, और दोनों को जोड़ दें तो -5 आए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जोड़ें या घटाएं? जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कभी भी अगर यहाँ पर साइन माइनस का है तो घटाने पर आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन माइनस का है तो घटाने पर आएगा हमेशा। अगर यहाँ पर साइन चिन्ह अगर माइनस है तो ये वाला जो वैल्यू होगा हमेशा घटाने पर ही आएगा। ठीक है, तो दो ऐसे खंडों में इसको 14 को तोड़ेंगे कि अगर गुना कर दें तो 14 -14 आए, लेकिन घटा दें तो -5 है, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है? यहाँ पर -5 है। तो आप कहेंगे सर हम इसको लिख सकते हैं -7 गुना 2 लिख सकते हैं। अगर आप 7 का गुना 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 -14 आ जाएगा। 7 में से -7 में से +2 घटाएंगे तो -5 भी बच जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगला कंडीशन क्या करना है, इसमें जो x स्क्वायर का गुणांक होता है बस उसी से भाग करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 से भाग करेंगे, तो 1 से भाग करेंगे वापस से यही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। इसके बाद आपको चिन्ह बदल देना है दोस्तों। क्या करना है? चिन्ह यहाँ पर बदल देना है। ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस कर देना है। यानी प्लस का 7 और -2 इसके दो मूल होंगे। दो मूल कौन कौन होंगे? +7 -2, +7 -2। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक बार बता दीजिए क्या यह तरीका आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, क्या तरीका आप लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने है, लगाइए सभी लोग। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। इस वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इसे अंकित मूल्य में 20 रुपये की कम में बेचा जाए तो इस पर प्राप्त प्रतिशत हानि या लाभ लगभग ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों समझिए भाई, यहाँ पर आपको करना क्या है, सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है। निकालेंगे कैसे? देखिए, जो लाभ हो रहा है 100 में जोड़ेंगे एमपी का अनुपात आएगा, जो छूट है 100 में से घटाएंगे सीपी का अनुपात आएगा। तो यहाँ पर 25% की छूट है, तो 25% छूट मतलब कितना में तब दिया गया, 100 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। तो सीपी का जो अनुपात आएगा, क्रय मूल्य का अनुपात आएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, एमपी का क्या होगा, यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य का क्या होगा, 25% का लाभ यानी 125 यहाँ पर आ जाएगा। 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको काटेंगे 25 तिया 75, 25 पंजे 125। अब यहाँ पर दिया गया अंकित मूल्य कितना है, 100 है, यानी 5 अनुपात का मान कितना दे रखा है, तो 100 दे रखा है। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 20। अगर 1 अनुपात का मान 20 है तो बताइए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, सॉरी अंकित मूल्य तो देवा किया है, अंकित मूल्य तो दिया है, तो हमें यहाँ पर निकाल देना क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो ये 20 गुना कर देंगे इसको, 20 गुना, तो 20 तिया 60, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। अब बोला कि यदि अंकित मूल्य में 20 रुपये की कमी, 20 रुपये कम में बेचा जाए, यदि इसे अंकित मूल्य से 20 रुपये कम में बेचा जाए, अंकित मूल्य कितना था इसका, 100 रुपये, अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये। अब 20 रुपये कम में बेच रहे हैं, यानी कितना में बेचेंगे हम इसको, 80 में बेचेंगे। तो बताइए 60 में खरीदा गया है, 80 में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा कि हानि होगा? आप कहेंगे सर लाभ होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर, अनुपात निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, तो 1 का लाभ किस पर, 3 पर। ठीक है, गुणे 100, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33 सही 1/3% का यहाँ पर लाभ आएगा। 33 सही 1/3%, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। बात है क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, समझ में आ गया? आगे चलें, अगला प्रश्न लगाइए। देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, x पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4 बराबर 27 दिया गया है। तो x पे घात 2 प्लस 1/x पे घात 2 का मान बताइए। देखिए भाई, x पे घात 4 प्लस 1/x पे घात 4 का मान दिया गया है कितना, 27। तो क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर घात का आधा किया गया भाई, 4 से 2 घात आया, आधा किया गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे आप, इसमें 2 जोड़ के इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 27 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। आप लोग क्या करिए दोस्तों, आप लोग हर एक सवाल लगाइए, लास्ट में आप लोग ये बताइएगा कि इन जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इनमें से कितने प्रश्न आप खुद से बना पाए हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है और एक दुकानदार उस पर 30% की छूट देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्या है, 250 रुपये है। अब इस पर 30% का छूट दे रहा है, इसका मतलब कितना में बेचेगा, 70% पर। ठीक है, 70% पर बेचेगा,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 5 35, 25 7 175 हो जाएगा। ठीक है, 175 रुपये, यानी इसका जो विक्रय मूल्य आएगा 175 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया नहीं आया, एक बार बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बता दीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, चीज़ों को समझते रहिए दोस्तों। जहाँ भी आपको डाउट लगता हो तुरंत आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है आप लोग तुरंत कमेंट करिए। कोई भी समस्या होती है तो आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए मैं प्रयास करूँगा। ठीक है भाई। चलिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से, अंडर रूट 625 अंडर रूट 0.25 माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, अंडर रूट 0.000040 फिर 25 दिया गया है। तो इसका मान बताना है। देखिए 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0.25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0.5 आएगा, माइनस इसका वर्गमूल क्या आएगा, कितने जीरो हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पर, और 25 का वर्गमूल 5, यानी 0.005 इसका वर्गमूल आएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25.5 आएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको भी 3 अंक बना लेंगे, तो यहाँ पर घटा देना है आपको 0.05 घटा दीजिए। 10 में से 5 गया तो 5, इधर बचा 9, यहाँ बचा 4.25, यानी 25.495 होगा इसका उत्तर, 25.495, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बनाइए। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति का सवाल ऐसे पूछा जाता है, हालांकि आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि त्रिकोणमिति के सवाल किस लेवल के पूछे गए हैं। अभी जो पिछला साल जो पेपर हुआ है, पिछला जो पेपर हुआ ग्रुप डी का, वही क्वेश्चन है दोस्त। चलिए समझते हैं। यहाँ पर दिया गया साइन स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर 36। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 54 अंश प्लस इसको साइन 90 माइनस 54 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, 90 माइनस 36 सॉरी 54 बटे इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर 40 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 40, क्योंकि 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात को समझेंगे। यहाँ पर यहाँ ऊपर वाला क्या होगा, साइन स्क्वायर 54 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, और किस चतुर्थांश में जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऐसे चतुर्थांश होता है, तो ये पहले वाले चतुर्थांश में जाएगा। पहला में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं, तो साइन का हो जाएगा कास। ठीक है, तो कास स्क्वायर यहाँ पर 56 हो जाएगा, बटे नीचे क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो tan स्क्वायर 40 तो होगा करेगा, tan स्क्वायर 40 तो होगा करेगा, माइनस ये कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक क्या किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, सेक में, कोसेक किस में बदलेगा, तो कोसेक बदल जाएगा सेक में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 40, सेक स्क्वायर 40, और याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है।
क्या होता है, 1 होता है। और अगर आप और एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। सेक पॉजिटिव होता है, टेन निगेटिव होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात क्लियर है, बोलिए क्लियर है। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा भाई, अगर आप माइनस से कॉमन लेते हैं, अगर आप माइनस को कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर 40 और प्लस सेक स्क्वायर 40। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, -1 बटे -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह -1 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहला विकल्प इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है। थोड़ा सा दोस्तों आप अपना एफर्ट लगाएंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से बी तक जाता है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए तक वापस आता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल यहाँ पर पूछा गया है। औसत चाल निकालने का तरीका क्या होता है, 2 दोनों चालों का गुणनफल, दोनों चालों को गुणा करेंगे तो 18 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 बटे दोनों चालों का योग, तो 18 + 30 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। काटिए, 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18, 6 आठे 48, 8 बार में गया। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 15 बार में कैंसिल। तो 15 तिया 45, ये हो जाएगा 45 बटे में कितना 2, तो 22 दूना 44, 1 45, तो 22.5 यहाँ पर आ जाएगा। 22.5, 22 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है, बोलिए। तो ये तरीका दोस्तों अच्छा है, कब, जब 2 चाल दिए गए हों तब। 2 चाल के लिए दोस्तों ये तरीका सबसे बेहतर है, 2 चाल के लिए। लेकिन अगर चाल 2 के अलावा भी दिया गया हो, 2 चाल के अलावा जैसे 3 चाल दिया गया हो, 4 चाल दिया गया हो, तब आप कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको मैं तरीका यही बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 18 30 का निकाल देना है एलसीएम, जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा, दूरी, ठीक है, वही क्या होगा, दूरी हो जाएगा। तो 18 30 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 90, बोलिए होगा नहीं, 18 पंजे 90, 30 तिया 90, कितने चाल हैं, 2 चाल हैं, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 चाल है 2 से गुना कर देंगे, बटे ये समय आ गया 5 और 3, 5 3 8, 5 3 8, इसको काटेंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 45, ठीक है। तो ये 45/2 फिर से आ गया, तो वही आएगा 22 सही 1/2, तो यहाँ से भी आएगा। तो यहाँ ये तरीका जो है दोस्तों, ये 2 चाल के अलावा, जैसे 3 चाल दिया हो, 4 चाल दिया हो, 5 चाल दिया हो, ऐसे लगाएंगे तब आप आसानी से बना पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको समझ में आया है। एक बार आप लोग बता देंगे, क्या यह तरीका आपको समझ में आया है, बोलिए। आगे चलें हम लोग, आइए अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िए और उत्तर बता दीजिए क्या होगा, जल्दी से, फास्ट। देखिए भाई, इसमें कहा गया कि शनिवार रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125 है। 2 दिन छोड़कर, शनिवार और रविवार को, रविवार के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री 150। यदि पहला
शनिवार 3 मार्च को है और पूरे महीने के दौरान कारों की दैनिक औसत बिक्री 130 है, तो शनिवार के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री ज्ञात कीजिए। शनिवार के लिए बताना है, शनिवार के लिए दोस्तों बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर आप लोग गौर से समझेंगे, यहाँ पर आप गौर से समझेंगे क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जो पहला शनिवार है वह 3 मार्च को है, यानी 3 मार्च को क्या है, पहला शनिवार है। तीन मार्च को पहला शनिवार है। तो मार्च महीना में पहले ही पता कर लीजिए कितना शनिवार आएगा, मार्च महीना में कितना शनिवार आएगा। 3 मार्च के पहला शनिवार है, ठीक है। मार्च महीना 31 का होता है। मार्च महीना कितने दिन का होता है, 31 का होता है। ये बताइए मार्च महीना में कुल कितना शनिवार आएगा। भाई अगर 3 को शनिवार है तो 3 के बाद अगला शनिवार कब आएगा, 7 दिन बाद, तो 10 तारीख को आएगा। ठीक है, 7 दिन बाद यानी 10 तारीख को आएगा, नहीं आएगा। 10 को शनिवार आएगा, फिर 17 को आएगा, फिर 17 7 24 को आएगा, 24 और 7 31 को आएगा। कुल कितने शनिवार होगा यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल जो शनिवार हैं कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल शनिवार कितने होंगे, यहाँ पर 5। बताइए मार्च में शनिवार कितने होंगे, यहाँ पर मार्च महीना में शनिवार की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि शनिवार कितने हैं, 5 हैं। अब यहाँ पर रविवार की भी बात कर लेते हैं, कितने रविवार आ रहे हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार के लिए स्पेशल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, रविवार के लिए कारों की दैनिक औसत बिक्री 150 है और शनिवार के लिए पूछा है। तो कितने रविवार यहाँ पर आएंगे, रविवार बताइए, रविवार कितने आएंगे। 4 तारीख को रविवार आएगा, ठीक है। फिर 7 दिन बाद 4 तारीख को रविवार, 7 दिन बाद रविवार आएगा। ऐसे कुल यहाँ पर 4 ठे इसमें रविवार आ जाएंगे। बोलिए आएगा नहीं आएगा, 4 रविवार आएगा। तो शनिवार के लिए कितने कारों की दैनिक औसत बिक्री क्या हो जाएगा। देखिए टोटल महीने का, पूरे महीने का औसत बिक्री क्या है, 130 है। 130 कारों की बिक्री है पूरे महीने का, यानी 31 दिन का। अब इसमें से आपको घटा देना है किसका, शनिवार का घटा देना है, और बाकी शनिवार को घटा देना है। ठीक है, शनिवार को यहाँ पर घटा देने हैं, सॉरी रविवार को यहाँ पर घटा देना है, रविवार का यहाँ पर घटा देना है। क्लियर है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि शनिवार और रविवार को छोड़कर मार्च के महीने में एक डीलर द्वारा की गई कारों की दैनिक औसत बिक्री 125 है। अच्छा 2 दिन अगर छोड़े देते हैं हम लोग, 2 दिन छोड़े देते हैं, ठीक है, शनिवार और रविवार को छोड़े देंगे, शनिवार और रविवार को छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पर 5 4 9 यानी 9 थी शनिवार रविवार मिला के 9 शनिवार रविवार निकाल देंगे। 31 में से 9 निकाल देते तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 22 बचेंगे। तो यहाँ पर 22 दिन के लिए इसका दैनिक औसत बिक्री क्या है, तो 125 है। यहाँ पर क्या है, 125। ठीक है, 125 है। और यहाँ से अब क्या करेंगे, और इसमें घटा देना क्या चीज़, यहाँ पर रविवार को भी घटा देना है। तो रविवार कितना है, यहाँ पर 4 है, और गुणे यहाँ पर रविवार के लिए कितनी है, तो रविवार के लिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया 150 है, इसको घटा देंगे, 150 घटा दिए। बाकी शनिवार का निकालना है, तो शनिवार कितने हैं, 5 शनिवार हैं, तो एक शनिवार, हर शनिवार का दैनिक औसत बिक्री क्या हो जाएगा, 5 से भाग कर देंगे। तो कितना होगा, यहाँ पर करिए भाई, इसको गुना करेंगे 130 का 31 में, तो 40 से 30 आएगा, 40 30 यहाँ से आ जाएगा माइनस, और 2750 यहाँ से आएगा माइनस, 15 चौको 60 यानी 600 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब बटे में क्या होगा, तो बटे में 5 आएगा,
इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ 680 आएगा, 680/5। 5 से भाग करेंगे तो 5 एक कम 5, एक बचेगा 5, यहाँ 15, 3 5 36। तो यहाँ पर कितना इसका औसत दैनिक औसत बिक्री आ जाएगा 136। तो 136 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका एकदम से सही उत्तर होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत आराम आराम से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए हड़बड़ी नहीं करना, चीज़ों को आपको समझना है। एक बार समझ गए तो आप आसानी से इसको लगाएंगे, फास्ट लगाएंगे दोस्त। चलिए आगे, अगला प्रश्न यहाँ पर है। देखिए इस सवाल में कहा गया कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं जो एक तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा क्रमशः यल और यम पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल यानी कोण सी एम क्यू, कोण सी एम क्यू यही है ना, सी एम क्यू कितना है? तो सी एम क्यू यहाँ पर दिया गया है कितना, यहाँ पर 48 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो कोण पी एल ए का मान बताइए क्या होगा? पी एल ए यानी आपसे पूछा गया किसका मान? आपसे पूछा गया है दोस्तों इस एंगल का मान, इस एंगल का। तो देखिए जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो याद रखेंगे उसके जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर, इस पर आइए, यहाँ पर एक डमरू बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं बराबर, तो इसके सामने ये वाला कोण होगा भाई शीर्षाभिमुख। तो 48 अगर ये है तो ये भी क्या होगा? 48 ही होगा। ठीक है, 48 ये भी होगा। अब संगत कोण देख लेंगे, यहाँ पर संगत कोण बराबर होगा। अब इसमें आएंगे यहाँ पर आएंगे इस वाले में, यहाँ पर, तो यहाँ पर संगत कोण, इसका संगत 48 का संगत ये वाला होगा, ये भी कितना होगा? 48 ही होगा। ठीक है, अब एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। अगर ये 48 है तो हाई कितना बनेगा? ये वाला कितना बनेगा बताइए? तो ये कितना बनेगा दोस्तों? 132 डिग्री बनेगा, 132 डिग्री। ठीक है, 132 डिग्री बनेगा। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इसमें दिया गया कि x प्लस वाई बराबर 8 है, एक्स वाई का गुणनफल 15 है। तो किसका मान पूछा गया है? x प्लस वाई का मान कितना है? 8 है। ठीक है, और एक्स वाई का गुणनफल कितना है? एक्स वाई का गुणनफल क्या है? 15 है। आपसे पूछा गया है कि x पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 का मान क्या होगा? इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, इस 15 को ऐसे इसका दो ऐसा फैक्टर कर दीजिए सर कि दोनों का गुना करें तो 15 आए और जोड़ दे तो 8 आ जाए। तो आप कहेंगे सर हम 3 5 15 कर सकते हैं, 3 5 15 और 3 5 8 भी हो जाएगा। ठीक है, 3 5 15, 3 5 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत? यानी एक फैक्टर तो इसका 3 है, एक फैक्टर क्या है इसका 5 है। यानी इसको हम अगर x मान लें तो ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब यहीं पर रख देंगे x का मान 3, 3 पर घात 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पर घात 4, और y मतलब 5, 5 पे घात क्या होगा? 4 होगा। 3 पे घात 4 का मान क्या होगा? 3 पर घात 4 का मान कितना होगा बताइए? सभी लोग जवाब देंगे इसका। 3 पर घात 4 का मान कितना होता है? देखिए भाई 3 का गुना 4 बढ़ेंगे, 3 3 का 9, 3 27, 3 81, क्या होगा यहाँ पर? 81 प्लस 5 पे घात 4 का मान क्या होगा? तो 625 हो जाएगा, यहाँ से 625 जोड़ेंगे तो 5 1 6, इकाई का अंक 6 आएगा, सभी में 6 हैं। 8 2 10 की 0 हासिल का 1 6 1 7, यानी 706 आ जाएगा। 706 ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न लगाइए इसको।
निम्नांकित बार चार्ट में दिए गए 6 वर्षों की अवधि में एक कंपनी द्वारा कच्चे माल पर किए गए निवेश को दर्शाता है। बार चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए भाई, ये जो बार चार्ट है इसका अध्ययन करना है। कच्चे माल में निवेश की गई राशि लाख रुपए में दिया गया है। 2001 में 2016 में 240 है, ऐसे ऐसे यहाँ पर दिया गया है 2021 तक। 2021 में कितने 370 है। प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न में पूछा गया है 2016 और 2021 में कच्चे माल पर निवेश की गई राशि का योग 2018 और 2020 में कच्चे माल पर निवेश की गई राशि का योग का कितना प्रतिशत है? 2016 और 21 का योग निकालिए पहले। 2016 में क्या है? 2016 2021 2016 में 240 है और 2021 में कितना है? तो 370 है। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 240 प्लस 370 तो क्या होगा यहाँ से? 240 प्लस 370 तो 0 7 4 11 हासिल 1 3 3 6 610 यहाँ पर हो जाएगा। 200 ठीक है। और 2018 और 2020 का निकाल लीजिए यहाँ पर। 2018 और 2020, 2018 का ये है और 2020 का ये है। ये 365 और 425, 365 प्लस 425 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 10 की 0 हासिल का 1 6 2 8 1 9 और 4 3 7 790। अब देखिए बोला गया है 2018-2020 के कच्चे माल पर निवेश की गई राशि के योग का, तो जिसके साथ का लगा होता है उसको हर में लिखा जाता है, मतलब नीचे लिखते हैं नीचे। तो का लगा है इसके साथ, इसको रखा जाएगा नीचे। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से कर देंगे गुणा, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 6100 में भाग कर दीजिए 79 से। कितनी बार जाएगा? 7 बार तो जेबे करेगा। 7 9 63 के 3 हासिल का 6 और 7 7 49 50 5 55। यहाँ से क्या बचेगा? 7 10 में से 5 गया तो बचेगा 5। 0 उतारेंगे, अब कितनी बार जाएगा? 7 बार। देखिए 7 बार जाएगा, ठीक है 7 बार जाएगा तो 77 दशमलव कुछ आएगा। तो 77.22 एक ही ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है 77.22। बात क्लियर है? बोलिए। चलिए अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। इस सवाल में बोला गया कि यदि ABCD एक ऐसा समचतुर्भुज है कि कोण ACB बराबर 50 डिग्री है, तो कोण BDC का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान दिया गया है? तो यहाँ पर कोण ACB का मान दिया गया। कोण ACB यानी इसका मान यहाँ पर कितना दिया गया है? 50 दिया गया है, ठीक है। इसका मान क्या है? तो 50 है। तो कोण BDC का मान पूछा गया है। BDC इसका मान यहाँ पर पूछा गया है। इसका मान यहाँ पर पूछा गया है दोस्त, ठीक है। चलिए समझते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से अगर ये 50 डिग्री ये है और ये कोण समद्विभाजक है, ठीक है। AC क्या है? कोण समद्विभाजक है, यानी कोणों को आधा बांटा गया है। तो ये 50 अगर है तो ये भी क्या होगा? 50 ये भी होगा, ठीक है। 50 क्या होगा? 50 ये भी होगा, 50 ये हो जाएगा। बात क्लियर है? 50 ये हो जाएगा दोस्तों, 50 ये है। और यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है? ये एक त्रिभुज बन रहा है। और कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है।
और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। 90 ये है, 50 ये है, 9 5 14 140 डिग्री हो गया। तो ये वाला कोण कितना बनेगा, आप खुद बताइए, ये वाला कोण कितना बनेगा। आप कहेंगे सर ये तो 40 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 40 डिग्री। तो ये कोण का मान क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण BDC का मान क्या होगा, BDC का मान यहाँ पर 40 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, कोई भी दिक्कत अगर लगता है आपको किसी भी साइड से तो आप लोग तुरंत कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, एक पिता और एक पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7 संबंधी 4 है। उनकी आयु का गुणनफल 6300 है। पुत्र की आयु कितनी है, बात को समझेंगे। यहाँ पर अनुपात 7 है और 4 है, तो इसको 7x और 4x मान लेते हैं, तो इनका गुणनफल ये हो जाएगा। और यही दिया गया है कितना, 6300। ठीक है, यही क्या दिया गया है, 6300 के बराबर है। 7 से काटेंगे, 7 9 63, तो 900 हो जाएगा यहाँ पर। 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी x का गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर। x स्क्वायर का मान अगर 225 है तो x का मान क्या हो जाएगा सर, 15 आ जाएगा। x का मान 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो पूछा पुत्र की आयु कितनी है, सर पुत्र की आयु 4x है। x का मान अगर 15 है तो 4x का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना 15, 15 चौको 60। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 60 साल, यानी 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लगाइए। इस सवाल को हल करिए सभी लोग। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु का योगफल यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए, एक पुत्र है और एक कौन है, तो एक पिता है, यानी फादर मान लेते हैं। ठीक है, पुत्र की आयु का 4 गुना है। अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना है, 4 अनुपात। 6 वर्ष बाद यानी 6 साल पुत्र की आयु बढ़ेगा और पिता की भी आयु बढ़ेगा। 6 साल इसका भी उम्र बढ़ेगा और 6 साल इसका भी बढ़ेगा। तब बढ़कर आयु कितनी हो जाती है, आयु बढ़ेकर 3 गुना हो जाती है। अगर पुत्र 1 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको लगाना है लड़ाई कंसेप्ट। बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है दोस्तों, एक बार समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो यह कंसेप्ट आप लोगों को याद हो जाएगा क्या करना होता है। देखिए, इसमें आप तिर्यक गुना करेंगे 3 का 1 में और 1 का 4 में, दोनों का अंतर लेंगे। 3 का गुना 1 में 3, 4 का गुना 1 में 4, तो 4 और 3 का अंतर क्या होगा, 1 हो जाएगा, बराबर। ठीक है, फिर क्या करना है, 3 का गुना 6 में और 1 का गुना 6 में, तो 6 त्रिक 18 और 6 कम 6, 18 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 12, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया, तो यहाँ से 1 अनुपात का मान आ गया 12। 1 अनुपात का मान 12 आ गया तो पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योगफल बताइए। तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल पूछा गया है, तो किसका वर्तमान आयु यही है, 1 + 4 यानी 5 अनुपात। तो 5 अनुपात का मान निकालना है, 5 × 12 कर देंगे, 12 × 5 = 60 वर्ष। कितना वर्ष, 60 वर्ष, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा इसका राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बता दीजिए आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया बताइए सर। अगला प्रश्न है, इसको करिए, इस सवाल को करिए आप लोग। इसमें क्या कहा गया, इसमें बोला कि 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए भाई, यदि प्रत्येक कुशल श्रमिक को कार्य का पूरा करने में, किसी कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में लगे समय का 2 गुना समय लगता है, तो 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, यहाँ पर 12
अकुशल के लिए हम एक लिख दे रहे हैं, मतलब अकुशल, प्लस 14 कुशल हैं, 14 के है, एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 9 दिन का समय लग जाता है, यहाँ पर लग गया। यदि प्रत्येक कुशल श्रमिक, प्रत्येक यहाँ पर क्या कंडीशन दिया गया है, प्रत्येक कुशल श्रमिक, प्रत्येक अकुशल श्रमिक, अकुशल और कुशल यहाँ पर है, प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में किसी कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में लगे समय का 2 गुना लगता है। अगर इसको समय 1 लगता है तो इसको कितना समय लगता है, 2 लगता है। यह समय का अनुपात है। कार्य अगर सेम है तो समय का उल्टा एफिशिएंसी यानी क्षमता होता है। तो क्षमता क्या हो जाएगा, 1 संबंधी 2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अकुशल श्रमिक का क्षमता 1, कुशल श्रमिक का क्षमता यहाँ पर 2, यहाँ पर रख देंगे, मान निकाल देंगे, यहाँ पर टोटल काम क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो 12 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, प्लस 14 गुना 2 करेंगे, 14 दूनी 28, गुणे क्या हो जाएगा 9, 12 28 40, 40 गुणे 9, यहाँ टोटल काम ये हो जाएगा। टोटल कार्य हो गया। कह रहा है कि 12 कुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। कुशल श्रमिक 12 थे भाई, 12 कुशल श्रमिक हैं, टोटल कार्य ये है। एक कुशल श्रमिक का क्षमता क्या है 2, 12 का क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। 8 त्रिक 24, 8 पंजे 40, 3 त्रिक का 9, 3 गुना 5 यानी 15 दिन। कितना दिन, तो 15 दिन यहाँ पर लगेगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, इसको लगाइए। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 5 करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3, बड़े कोष्टक में 3 है, छोटे कोष्टक में 4 माइनस 2, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, प्लस 12 बटे करड़ी में 6, इसका मान बताना है क्या होगा। देखिए 5 करड़ी में 6 माइनस यहाँ पर 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और 2 का गुना 3 में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, करड़ी में 6 इधर हो गया, और प्लस यहाँ पर 12 बटे करड़ी में 6 है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे यानी परिमेयकरण करेंगे तो करड़ी में 6 से ऊपर, करड़ी में 6 से नीचे गुना कर देंगे, एक तो 6 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 6, 2 करड़ी में 6। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, आगे हल करते हैं। तो 5 करड़ी में 6, 2 करड़ी में 6, मिल के 7 करड़ी में 6, 7 करड़ी में 6 में से 1 करड़ी में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 करड़ी में 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6 करड़ी में 6, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको लगाइए। यहाँ पर क्या कहा गया, इस सवाल में बोला गया कि x पर घात 3 माइनस वाई पर घात 3 और x माइनस वाई का चतुर्थानुपाती बताइए। क्या बताना है, चतुर्थानुपाती बताना है। तो इसका चतुर्थानुपाती निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको अंकों में बदलिए, यानी आप यहाँ पर मान रख दीजिए। मान क्या रखेंगे, यहाँ पर x का मान 2 ले लीजिए, यहाँ पर y का मान 1 ले लीजिए, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है 7, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। इसका बताना चतुर्थानुपाती, तो इसका सॉरी तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाले का 2 बार गुना, यानी 1 गुना 1 करेंगे तो 1 बटे पहले वाले से भाग, यानी 1 बटे 7 आ रहा है इसका। तो x का मान 2, y का मान 1 रखने पे किस ऑप्शन में 1 बटे 7 आ रहा है, जिस ऑप्शन में 1 बटे 7 आ जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पहले पर चेक करते हैं। x का मान यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 1, ऊपर तो 1 आ गया, नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से 4 2 6 प्लस 1 7, नीचे 7 भी आ रहा है, यानी 1 बटे 7 पहले ऑप्शन से आ रहा है, पहले ही ऑप्शन से 1 बटे 7 आ रहा है, तो इसलिए यही हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। पहला ही ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए, जब भी अगर आपको ऐसे सवाल मिलते हैं बीजगणितीय वाले, तो आप वहाँ पर मान रख के पहले उसको अंक गणित में बदल दीजिए। अंकों में बदल देंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये प्रश्न है आप लोगों के सामने, उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए सर, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 40,000 की राशि पर 40% वार्षिक दर से एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, तिमाही की बात कर रहा है यहाँ पर। क्या तिमाही? एक साल में कितने तिमाही होते हैं सर? एक साल में 4 तिमाही होते हैं। ठीक है, एक साल में कितने तिमाही होते हैं? 4। एक साल में तिमाही कितना होता है? तो 4 तिमाही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो वर्ष तो 4 गुना हो जाएगा, लेकिन ब्याज जो है वह 4 से भाग कर देंगे, 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो हर एक तिमाही में कितना ब्याज लगेगा? 10%। ठीक है, तो 10% ब्याज लगेगा, तो 40,000 का आप निकाल दीजिए मिश्र धन। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 11 बट्टे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10, 11/10, 11/10। भाई 4 साइकिल बन रहा है ना, तो यहाँ पर 4 साइकिल हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो हो जाएंगे खत्म। 11 का क्यूब 1331, 1331। अब 1331 में आपको क्या करना है? 11 का गुना, 11 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4 और यहाँ से 1। अब इसमें 4 का भी गुना करना, भाई 4 बचा है, 4 का गुना कर देंगे यहाँ पर। तो 4 1 कम 4, 4 चौको 16 हासिल का 1, 4 छक 24 से 25 के 5 हासिल का 2, 4 चौक 16 2 18 हासिल का 1, 4 कम 4 1 5। यानी इसका मिश्रधन कितना आ गया? 58,564। मूलधन क्या है? 40,000। तो ब्याज कितना मिला? तो इसमें से घटा देंगे हम, इसमें से घटा देंगे भाई 40,000। तो 40,000 घटाएंगे सर, तो क्या बचेगा? देखिए, 4 इकाई का अंक 4 आएगा, 4 के बाद 6 5 8, 4 अंक तो यहाँ पर यही आएगा। 5 में से 4 गया तो 1, यानी 18,564 आएगा। 18,564, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी होगा इसका सही उत्तर। कोई शक इसमें? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने, लगाइए सर। इसका उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके मुख्य विकर्ण 16 कड़ी में 3, मुख्य विकर्ण की लंबाई 16 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए, घन का विकर्ण क्या होता है? a√3, और इसका मान कितना दिया गया है? 16√3। √3 से कैंसिल, यानी a का मान क्या हो जाएगा? 16। a का मान 16। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो 6 × a² का मतलब 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, 256। 6 का गुना कर दीजिए, 6 6 के 36, 6 हासिल का 3, 6 पंजे 30, 3 33 हासिल का 3 और हासिल का 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, यानी 1536 आएगा। कितना आएगा? 1536, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24। करिए सभी लोग। इस सवाल में कहा गया, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ वर्ष 1999 से 2005 के दौरान एक कंपनी द्वारा बेचे गए स्मार्टफोनों की संख्या लाख में दर्शाता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? प्रश्न ये पूछा गया है
कि 2022 से 2022 नहीं, 2002 से 2003 तक कंपनी की स्मार्टफोन बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अच्छा, 2000 कहाँ से बात किया गया, 2002 से 2003 तक। भाई 2002 यहाँ पर है, 2002 में कितना था यहाँ पर बिका 45, 2003 में कितना बिका 65, तो कितने परसेंट का यहाँ पर वृद्धि हो रहा है बताइए भाई। 45 65 का अंतर कितना है 20 का, कितने का 20 का बटे किस पर 45 पर गुणे 100, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा 400 बटे 9, 400 बटे 9, 400 बटे 9 आएगा, 400 बटे 9 आएगा। मतलब यहाँ पर लगभग में मान निकालना है, ठीक है। तो 400 बटे 9, एक बार यहाँ समझिए दोस्तों, 400 बटे 9 है, तो 9 से भाग करेंगे, 9 चौको 36, 9 चौको 36, लगभग यहाँ पर 44% यहाँ पर आएगा। लगभग कितना आएगा, तो लगभग में 44% आएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बनाइए। देखिए, ए ने 4,50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। बी ने कितना निवेश किया था। अच्छा, बी ने निवेश कितना किया था मेरे भाई, बी ने कितना निवेश किया था ये आपसे पूछा गया है। चलिए, यहाँ पर एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति यहाँ पर कौन है, तो बी है। चलिए ठीक है। अब ए ने यहाँ पर 4,50,000 रुपये का निवेश करता है, 4,50,000 निवेश करता है पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बी को बना देते हैं। और क्या बोला गया, क्या बोला गया यहाँ पर 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 3 महीना के बाद मतलब यहाँ पर बी भी आता है, कुछ पूंजी इसमें लगा देता है, कुछ पूंजी लगा देता है। मान लेते हैं यहाँ पर 3 महीने के बाद कितना पूंजी लगाया होगा, मान लेते हैं कि यक्स पूंजी लगाया है 3 महीने के बाद, यानी इसका पैसा कितने महीने तक लगा रहा, 9 महीना तक, 9 महीना तक लगा रहा। तो इसका जो अनुपात आ गया, इसका जो अनुपात आ रहा है वह 3:2 के अनुपात आ रहे हैं, ठीक है। 3:2 का अनुपात यहाँ पर आ रहा है। बात क्लियर है। या तो आप इसको डिटेल हल करिए या तो ऑप्शन से जाइए। ऑप्शन से जाने का मतलब यह है, यक्स का ऐसा कौन सा मान रख दें, यक्स का ऐसा कौन सा मान रख दें कि 2:3 का अनुपात यहाँ पर बन जाए। अब देखिए, अगर 3600 रख देते हैं यहाँ पर, 36 माफ़ कीजिएगा 3,60,000 रख देते हैं, 3,60,000 रखते हैं अगर हम, तो यहाँ से देखिए 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 12 एकम 12, 12 तिया 36। यहाँ पर 5 संबंधित 3 आ रहा है, 5 संबंधित 3 आ रहा है, ठीक है। 5 संबंधित से यानी 3,60,000 नहीं आएगा यहाँ पर, 3,60,000 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तब क्या आएगा भाई, 32 को 3,20,000 चेक कर लेते हैं। देखिए 3,20,000 जब रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 0 जो है 3,20,000 रखेंगे इसे, तो ये 4 0 खत्म हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। 9 पंजे 45 तो होगा यहाँ पर 5, और इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, ये 5 अनुपात में आएगा, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। अच्छा, इससे नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सी वाले को रखते हैं यहाँ पर, सी वाले को रखेंगे तो यहाँ पर 4 लाख है, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये 4 0 जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 पंजे 45,
5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो यहाँ पर 3 संबंधी 2 का अनुपात बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है बताइए, समझ में आ गया दोस्तों? तो ऑप्शन से ऐसे हल करते हैं। बाकी आप इसको लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे भाई, चलिए आपको बताते हैं कैसे लगा सकते हैं आप इसको। देखिए, आपको अगर लगाना चाहते हैं अगर आप, तो यहाँ पर लिखिए 4,50,000 गुणे 12 बटे x गुणे 9 बराबर 3/2। ठीक, 9 5 45, 9 5 45 और 3 चौको 12, 5 चौको 20 दूना 40। ठीक है, 40 यानी 4 लाख। यक्स का मान क्या हो जाएगा, 4 लाख। तो ऐसे ही आप लगाएंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ऑप्शन से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका बेहतर है, जो आपको समझ में आए दोस्तों वह आप अप्लाई करिए। तो मैं तो कहूँगा कि आप ये तरीका से हल करिए, इस तरीका से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, और यही है इस सेट का लास्ट प्रश्न। देखिए सवाल में क्या कहा गया है, सवाल दिया गया है यहाँ पर x पर घात 4 माइनस 14, ठीक है, और x पर घात 8 माइनस y पर घात 8, x पर घात 2, और ये क्या चीज़ है भाई, x पे घात 2 है, और ये क्या है, तो माइनस है यहाँ पर माइनस है। ठीक है, x पे घात 2 यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया गया है। अब आपसे क्या कहा गया, इसका महत्तम समापवर्तक बताइए क्या होगा, महत्तम बताना है। तो आप क्या करिए दोस्तों, ये तो यहाँ पर एक्स वाई है, तो आप एक्स वाई को कुछ मान लीजिए अपनी तरफ से। एक्स वाई को मान लेते हैं, एक्स का मान अगर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, y को 1 मान लेते हैं, x को 2 मानिए, y को 1 मान लिए, तो 2 पर घात 4 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 14 गया तो क्या बचेगा, 14 दूनी 16, यहाँ से 2 हो गया। यहाँ पर आइए, 2 पर घात 8 का मान क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना कितना होगा, 128 दूना 256, 256 होगा। यही भाई 2 का गुना 8 बार करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का गुना 16 में कर देंगे 256 आएगा, माइनस 1, भाई 1 पर 8 घात है तो उसका तो मान 1 ही आएगा, तो 256 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 257 हो जाएगा। यहाँ पर 255 हो जाएगा, कितना होगा, 255 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। और यहाँ पर 2 पर घात 2 का मतलब 4, 4 में से 1 गया तो 3। अब इसका मौसा निकालना है, तो इसका मौसा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1। अब ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि x का मान 2 और y का मान 1 रखने पर किस ऑप्शन का महत्तम 1 आ रहा है, किस ऑप्शन का महत्तम 1 आएगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, और यहाँ x प्लस वाई है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पर सुधार कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों y है, ठीक है, ये y पर घात 4 है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर y पर घात 4 है, तो यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। सॉरी, यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, 2 पर घात 4 का मान क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 15 बचेगा। ठीक है,
15 बचेगा। यहाँ से 257 आ जाएगा, 257 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। इसका HCF कितना आएगा, HCF इसका कितना आएगा, तो इसका HCF 3 आएगा। कितना आएगा, ये 55 आएगा दोस्तों, 55 आएगा ना यहाँ पर। ये 257 नहीं, यहाँ पर 256 में से घटाएंगे तो 255 आएगा, यहाँ पर 55 होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 255 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, तो 2 दूनी 4 में से गया तो 3 आएगा। इसका HCF कितना आएगा बताइए, इसका HCF कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 आएगा। इसका महत्तम कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेना है किस ऑप्शन का मान 3 आएगा। अगर x का मान 2 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं, तो x का मान 2, y का मान 1 रखने पर किस ऑप्शन में 3 आ रहा है। तो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर इसको नहीं ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। पहला ऑप्शन ये है x माइनस वाई, थोड़ा सा दोस्तों टाइपिंग जो है ना गलती हो गया है टाइपिंग के दौरान, इसलिए हमें दिक्कत हो रहा है। और x प्लस वाई है ना। अब यहाँ पर x का मान 2, y का मान 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 गुणे x का मान 2, y का मान 1, 2 प्लस 1 यानी 3, 3 गुना 1 यानी 3। तो पहले ऑप्शन से x का मान 2, y का मान 1 रखने पर 3 आ रहा है, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसको सुधार कर लेंगे, यहाँ पर सुधार कर लेंगे। यहाँ पर इधर है क्या चीज़, x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, ये विकल्प है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्त बात क्लियर है, क्या आप लोगों को समझ में आया है। कभी भी अगर बीजगणितीय सवाल है, महत्तम पूछ लिया है, तो आप क्या करिए, उसको आप कोई मान रख कर उसको अंक में बदल दीजिए। अंक में जब बदल देंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर हम लोग कल जो है अगले सेट को यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर अगले सेट पर मिलते हैं। और दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों के लिए मैं मैथ का तो यहाँ पर चल ही रहा है, साथ ही साथ रीजनिंग का भी और साइंस का, ये तीनों ही सब्जेक्ट यहाँ पर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए और जितने भी रेलवे के कैंडिडेट हैं उन लोगों तक शेयर करिए ताकि अपनी तैयारी को सब लोग कर सके। ठीक है भाई। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा एक और चैनल है और इसका नाम क्लाइंब कोचिंग है। क्लाइंब कोचिंग आप लोग नोट कर लेंगे, क्लाइंब कोचिंग। ठीक है, और इस क्लाइंब कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर डीएलएड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बच्चे डीएलएड के लिए हैं, डीएलएड यानी बीटीसी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर हम लोग दोस्तों सीरीज स्टार्ट किए हैं, क्योंकि पेपर आने वाला है। तो उनके लिए भी ये बेहतर है, आप लोग वहाँ से तैयारी अपना कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निकालना होता है दोस्तों। कब निकलेगा, जब अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। जो लोग डीएलएड के विद्यार्थी हैं तो वहाँ से भी आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।